नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास और आरोप प्रत्यारोप को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद को 365 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने बरेली में पोस्टर लगाकर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि दोनों घटनाओं ने प्रदेश की सियासत को नई बहस दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मुरादाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के लिए तकरीबन 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत वो तकरीबन 365 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर जिले में तेज गति से विकास कार्य कर रही है और जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले मुरादाबाद की पहचान दंगों, कर्फ्यू और अव्यवस्था से होती थी, लेकिन आज शहर की विकास नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्तों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जातिवाद, तुष्टीकरण और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें विकास के बजाय वोट बैंक की राजनीति करती थी, जबकि वर्तमान सरकार बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास कर रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में दंगों और कर्फ्यू की जगह विकास और निवेश की चर्चा होती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है और हर वर्ग को सुरक्षा और इसी के साथ विकास का लाभ वो मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में आपको बता दें कि कुंदगिरी विधानसभा का भी जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी की जीत को जनता का समर्थन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास और सुशासन के पक्ष में वो खड़ी है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बरेली दौरे से पहले समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। शहर में लगाए गए पोस्टर्स में विधायक निधि, अधूरे विकास कार्य और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए। पोस्टर में लिखा गया कि जनता जानना चाहती है कि विधायक नीति कहां खर्च हुई है। इसके साथ ही क्षेत्र की बदहाल सड़कें, जलभराव और अन्य समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता संजीव सक्सेना ने कहा है कि उन्होंने जनता से मिले फीडबैक के आधार पर ये मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कैंट क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, जलभराव और इसी के साथ अंडरपास जैसी कई समस्याएं वो आज भी बनी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के दौरान लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है और विकास के दावे जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्मार्ट मीटर परियोजना और स्मार्ट सिटी परियोजना और शहर की कई अधूरी योजनाओं पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई परियोजनाएं अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई हैं और जनता का उनको लाभ आखिरकार कब मिलेगा। पार्टी ने सरकार से अधूरे कार्य जल्द पूरे करने और खर्च की जवाबदेही तय करने की मांग की है। फिलहाल एक तरफ सरकार विकास कार्यों को अपनी बड़ी उपलब्धियां बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन्हीं दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में विकास बनाम आरोपों की बहस वो एक बार फिर से तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी का बड़ा केंद्र बनते हुए भी दिखाई दे सकता है। अब यूपी की राजनीति में एक किस्म से पोस्टर वॉर तो देखने को मिल ही रही है। विकास बनाम आरोपों की लड़ाई वो तेज हो गई है। लेकिन बात अगर करें अयोध्या की, क्योंकि वो मुद्दा भी बहुत बड़ा इस वक्त वो बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले चोरी में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में गिरफ्तारी या यूं कहें कि गिरफ्तार हुए सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए ये आदेश यहां दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। जांच एजेंसियां इसी बीच सबूत जुटाने और आरोपियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच जुटाने में वो लगी हुई हैं। इससे पहले रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब विवेचना पूरी नहीं होने और जांच के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत बताते हुए जहां विवेचक ने अदालत से 14 दिन की न्यायिक अभिशिक्षा वो बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ये मांग स्वीकार कर ली है। मामले की जांच कर रहे पुलिस
क्षेत्राधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने अदालत को बताया है कि जांच अभी जारी है और कई अहम तथ्यों की पुष्टि की जानी बाकी है। इसी वजह से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखना बहुत जरूरी है। अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए वो बढ़ा दी है। इसी बीच मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस ने अदालत में आपको बता दें अनुमति मांगी थी कि वो जेल जाकर आरोपी का बयान दर्ज कर सके। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली है। अब जांच अधिकारी जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ करेंगे और बरामद दस्तावेजों के संबंध में जानकारी जुटाएंगे। पुलिस के अनुसार हाल ही में आरोपियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान बैंक पासबुक सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दस्तावेजों के कथित गबन की रकम और उससे जुड़ी संपत्तियों की जानकारी मिल सकती है। इन्हीं तथ्यों की पुष्टि के लिए आरोपी का बयान जरूरी माना जा रहा है। जांच में अब तक करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी वो होने का दावा किया गया है। पुलिस इस मामले में वित्तीय लेन देन, बैंक खाते और संपत्तियों की भी वो जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा और बढ़ भी सकता है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित गड़बड़ी कितने समय से चल रही थी और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी हलचल तेज हो गई है। विवाद बढ़ने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से पूरे मामले पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी लगातार चर्चाएं जारी हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी या यूं कहें कि गिरफ्तार हुए वो 8 आरोपियों की अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। कोई दान पात्रों की निगरानी करता था, कोई नकदी के को गणित उसका कक्ष तक पहुंचता था, जबकि कुछ लोग चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे। जांच एजेंसियां आरोपियों की भूमिका, वित्तीय रिकॉर्ड और इसी के साथ बरामद दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई वो सामने आ सके। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब सभी की नज़र 13 जुलाई पर है, जब अदालत में इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई वो भी जारी रहने की बात फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो अब इस पूरे मामले में, अयोध्या राम मंदिर मामले में, चढ़ावे मामले में 13 जुलाई को अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार अगली उसमें बातें क्या कुछ सामने निकल कर आती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी रेल यात्री हैं, ये खबर जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेशन पर आपको बता दें कि यहाँ पर निर्माण कार्य के चलते 30 से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन वो बदले हुए स्टेशन से किया जा रहा है, लेकिन समय पर सही जानकारी नहीं मिलने से कई यात्री परेशान हो रहे हैं। कई लोग आपको बता दें कि चारबाग पहुँचने तो हैं, लेकिन तब तक ट्रेन रवाना हो जाती है, जबकि उनकी ट्रेनें किसी और स्टेशन पे वो रवाना हो रही हैं। इसी कारण कई यात्रियों की ट्रेन वो छूट भी जा रही है। चारबाग स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से कई ट्रेनों को यहाँ अस्थायी रूप से दूसरे स्टेशन से चलाया जा रहा है। इनमें उतरेटिया, आलमनगर, ऐशबाग, मैलौर, माकन नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और लखनऊ जंक्शन जैसे स्टेशन वो शामिल हैं। बावजूद इसके कई यात्रियों को अब भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी ट्रेन चारबाग स्टेशन पर आएगी या फिर नहीं आएगी। इससे यात्रियों को आखिरी समय में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि IRCTC के मोबाइल ऐप और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनों की सही जानकारी अपडेट नहीं दिखाई दे रही है। कई ट्रेनों के बदले हुए स्टेशंस की जानकारी समय पर नहीं मिल रही है। कुछ मामलों में ट्रेन का समय तो चारबाग स्टेशन का दिखा रहा है, जबकि ट्रेन वहां आ ही नहीं रही है। इसी वजह से यात्री गलत स्टेशन पहुंच जाते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है। जिन ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है उनमें गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, प्रयागराज सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेसवे, शक्तिनगर टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेसवे, हावड़ा देहरादून एक्सप्रेसवे और दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेसवे जैसी कई प्रमुख ट्रेनें वो शामिल हैं। इन ट्रेनों के यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें समय रहते सही स्टेशन की जानकारी नहीं मिल पा रही है। यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद रेलवे प्रशासन ने अब बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने तय किया है कि जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराया है उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर पूरी जानकारी दी जाएगी। इस संदेह में
या इस संदेश में बताया जा रहा है कि संबंधित ट्रेन अब चारबाग स्टेशन पर नहीं आएगी बल्कि किस स्टेशन से चलेगी और वहां कितनी देर तक रुकेगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को एक बल्क SMS भेजने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी प्रभावित यात्रियों को जो है मोबाइल फोन्स पे जो है उनकी सूचना मिलने लगेगी। इससे यात्री पहले से तय कर सकेंगे कि उन्हें किस स्टेशन तक पहुंचना है। इससे उनकी भागदौड़ कम होगी और ट्रेन छूटने जैसी परेशानियों से भी जो है राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वन्यजीव प्रबंधन समर्थ गुप्ता ने बताया है कि जिन ट्रेनों के ठहराव या प्रस्थान स्टेशन में बदलाव किया गया है उसकी जानकारी टिकट बुकिंग के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले मोबाइल पर आए संदेश को जरूर देखें और उसी के अनुसार जो है संबंधित स्टेशन पर समय से पहुंचे। रेलवे अधिकारियों ने यह भी कहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक ट्रेनों का संचालन किसी भी तरह से जो है वो बदले हुए स्टेशन से जारी रहेगा। इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की ताज़ा जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। रेलवे की कोशिश है कि हर यात्री को तक सूचना जो है वो पहुंच सके और आपको बता दें कि ताकि किसी की ट्रेन जो है वो ना छूटे और यात्रा बिना परेशानी के जो है वो पूरी हो सके। यात्रियों से ये भी अपील की गई है कि वो केवल पुराने समय या स्टेशन की जानकारी पर भरोसा ना करें बल्कि रेलवे की ओर से भेजे गए SMS और आधिकारिक सूचना के आधार पर ही यात्रा की योजना जो है वो आगे बनाते हुए नजर आए। तो रेल यात्रियों के लिए जो है ये खबर बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि असल में अगर आप भी रेल से ट्रैवल कर रहे हैं, लखनऊ से अगर आपकी ट्रेन गुजर रही है तो ट्रेनों में जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर अब SMS की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू करते हुए रेलवे नजर आ रहा है। यात्रा की हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दरअसल केदारनाथ धाम के लिए चल रही हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने यहाँ पे आदेश जारी किए हैं और मानसून को देखते हुए 25 जून के बाद हेलीकॉप्टर उड़ानों की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब मौसम सामान्य होने के बाद और करीब 15 सितंबर के बाद ही जो है वो सेवा दोबारा से शुरू की जाएगी। इस साल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 22 अप्रैल से जो है हेली सेवाएं शुरू हो गई थी। पहले चरण में टिकटों की बुकिंग 15 जून तक की गई थी। बाद में मौसम ठीक रहने के कारण सेवा को बढ़ाकर 25 जून तक कर दिया गया था, लेकिन मानसून के दौरान पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलने की आशंका को देखते हुए DGCA ने आगे आपको बता दें कि यहाँ पे जो है संचालन की मंजूरी नहीं दी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा के अनुसार इस साल हेली सेवाओं के लिए 8 ऑपरेटर्स का चयन किया गया था। गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ तक नियमित उड़ानें जो हैं वो चलाई गईं। 22 अप्रैल से 25 जून के बीच 1,37,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लिया। इस दौरान करीब 11,800 शटल उड़ानें संचालित की गईं। हेली सेवा बंद होने के बावजूद चारधाम यात्रा जारी रही और आपको बता दें श्रद्धालु पहले की तरह जो है वो पैदल, घोड़े खच्चर, पालकी और डंडी कंडी के जरिए जो है बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्ग पर सभी जरूरी सुविधाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रहेगी। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया है कि हेलीकॉप्टर सेवा बंद करने का फैसला पूरी तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मानसून के दौरान पहाड़ों में अचानक बारिश, तेज हवा और घना कोहरा जो है वो उड़ानों को प्रभावित कर देता है और उनके लिए एक बड़ा खतरा जो है वो बन जाता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी रहती है, इसलिए मानसून खत्म होने तक उड़ान नहीं चलाई जाएंगी। इसी बीच चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर भी जो है चर्चा बनी हुई है। इस यात्रा सीजन में अब तक खराब मौसम के कारण 3 हेलीकॉप्टर्स की यहाँ पे जो है एहतियाती लैंडिंग यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा चुकी है। 11 मई से आपको बता दें रुद्रप्रयाग को एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना पड़ा था। इसके बाद 5 जून को ऊखीमठ में भी जो है एक हेलीकॉप्टर की यहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी लैंडिंग कराई गई थी। इन घटनाओं के बाद मौसम की जानकारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यूकाडा के साफ तौर पे कह दिया है कि ये सभी लैंडिंग जो है वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है वो कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में मानसून या मौसम कुछ ही मिनटों तक जो है वो बदला जा सकता है, इसलिए पायलट को जैसे ही मौसम खराब दिखाई देता है वो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जो है हेलीकॉप्टर उतारने का फैसला ले लेता है। आशीष चौहान ने बताया है कि सिरसी और इसी के साथ सहजदारा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर लगातार मौसम पर नजर रख रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी अस्थायी ATC स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक सचिवालय मौसम उपकरण और इसी के साथ आधुनिक तकनीक की मदद से हर पल मौसम की निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विजुअल्स फ्लाइट रूल्स लागू होते ही ऐसे में आपको बता दें उड़ान जो है वो जारी रखने या फिर हेलीकॉप्टर्स उतारने का अंतिम फैसला पायलट ही करता है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मानसून के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा रोकने का फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है, जबकि चारधाम यात्रा पहले की तरह जो है वो जारी रहेगी।
तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।